इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था वो सिर्फ 4 दिन में सीज फायर पर आ गया। रीजन क्या था? इन्हीं 4 दिनों के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान के सारे इंपॉर्टेंट एयरफोर्स बेसेस डिस्ट्रॉय कर दिए, कई सारे इंपॉर्टेंट मिलिट्री कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया। इंडिया ने पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट सर्वेलेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस मिनी वॉर में हमने इंडिया के कई सारे वेपन्स और डिफेंस सिस्टम के बारे में सुना, जैसे कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, कामिकाजे ड्रोन्स, ब्रह्मोस मिसाइल। इंडिया ने रिसेंट डेकेड्स में अपनी मिलिट्री प्रोवेस को कई गुना डेवलप किया है और अब हमारे हाईटेक वेपन सिस्टम, एडवांस ट्रेनिंग और जवानों की बहादुरी के कारण हालत ये हो गई कि पाकिस्तान देश देश घूम रहा था इंडिया की कंप्लेंट करते हुए और कहीं से ये सोच रहा था कि कोई हम में सुलह करवा दे, इंडिया सीज फायर कर दे। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा भाई। आज की इस वीडियो में पहले तो हम पूरे स्टैंड ऑफ को समराइज करेंगे इवेंट बाय इवेंट, डेट बाय डेट, और इसके साथ ही हम इंडिया ने जो हाईटेक वेपनरी और डिफेंस सिस्टम्स इस पूरे प्रकरण में यूज किए थे उनके बारे में भी जानेंगे। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में करता हूं और कहता हूं, मैं सिर्फ फैक्ट्स पर बात करूंगा, अपना कोई ओपिनियन आप पर नहीं थोपूंगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक काम की बात सभी स्टूडेंट के लिए, अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई गवर्नमेंट जॉब का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हो जैसे IIT JEE या फिर नीट एक्सेट्रा, या फिर कोई स्कूल का एग्जाम हो, कॉलेज का एग्जाम हो, सेशनल्स हो या मेन एग्जाम्स हो, आपको ज़रूर अटेंड करनी चाहिए मेरी 2 घंटे की एक लाइव मास्टर क्लास सीक्रेट्स टू क्रैक एनी एग्जाम। मैंने अपनी लाइफ में कई सारे इंपॉर्टेंट टफ एग्जाम्स दिए हैं और क्रैक किए हैं, जैसे कि IIT JEE का, गेट का, UPSC का, और इनको देखकर मैंने कई सारी ऐसी बारीकियां सीखी हैं, एग्जाम के एनालिसिस करने के मेथड सीखे हैं, प्रिपरेशन के मेथड सीखे हैं, जो आई विश कोई मुझे पहले बता देता। स्टूडेंट्स को एग्जाम में स्कोर को इंप्रूव करने में ये बहुत हेल्पफुल होती है। अपने जूम की 2 घंटे की लाइव मास्टर क्लास में मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करूंगा आपके साथ। tcc.lla.in पर जाइए, पिंड कमेंट में मैंने लिंक भी दे दिया है। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी फिल हो रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 को। पहलगाम के पास में 22 सरन नाम की एक वैली थी, एक टूरिस्ट स्पॉट था जहां पर टूरिस्ट आराम से शांति से घूम रहे थे। ये पूरा एरिया एक ओपन ग्राउंड है जिसके चारों तरफ पाइन ट्रीज हैं। इस 22 सरन वैली तक पहुंचने के लिए कोई रोड नहीं है, या तो आपको पैदल चलकर जाना पड़ता है या फिर खच्चर पर बैठकर जाना पड़ता है। ये रीजन बहुत ज्यादा हेविली प्रोटेक्टेड भी नहीं था उस दिन। तो जब टूरिस्ट वहां पर घूम रहे थे तो 5 टेररिस्ट आते हैं, 5 अटैकर्स आते हैं M4 कार्बाइन और AK-47 गन्स के साथ में इन टूरिस्ट के बीच में। एक एक करके ये हिंदू मेल्स को सिंगल आउट करने लग जाते हैं और उनको शूट करने लग जाते हैं। इस पूरे प्रकरण में 26 सिविलियंस की जान जाती है, जिनमें एक नेपाली सिटीजन भी था। कई सारे लोग इसमें इंजर्ड होते हैं। 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद में ये सिविलियंस पर होने वाला अब तक का डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक माना गया। इनिशियली द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तौयबा का एक विंग है, उसने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी। इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इसकी छानबीन शुरू की और ये पाया गया कि 5 जो टेररिस्ट थे उनमें से मिनिमम 2 फॉरेनर्स थे और वो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। पुलिस ने बताया कि ये सभी लोग लश्कर तौयबा से जुड़े हुए थे, उनसे लिंक्ड थे। कुछ डिजिटल ट्रेसेस मिले जो मुजफ्फराबाद और कराची से लिंक करते थे। फॉरेंसिक एविडेंस ने बताया कि इन लोगों को पाकिस्तान से हेल्प मिल रही थी और इसी कारण पूरे इंडिया में एक आउटरीच हो गया 23 अप्रैल को, कॉलिंग इंडिया कि पाकिस्तान के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाना चाहिए। और इसी के साथ ही अगले ही दिन 24 अप्रैल से LOC के पास स्किर्मिशेस चालू हो गई, छोटी मोटी गोलीबारी, सीज फायर वायलेशंस चालू हो गए। मगर 23 अप्रैल से जो डिप्लोमेटिक स्टेप्स इंडिया ने लिए वो इंपॉर्टेंट थे यहाँ। सबसे पहले तो अटैक के वेरी नेक्स्ट डे यानी 23 अप्रैल को इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1960 में एक समझौता हुआ था जिसे वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया था। इस ट्रीटी के हिसाब से 3 ईस्टर्न रिवर्स, ब्यास, सतलुज और रावी, इन तीनों के पानी का कंट्रोल इंडिया के पास में रहेगा और 3 जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस यानी कि सिंधु, चेनाब और झेलम, इन 3 वेस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल पाकिस्तान के पास में रहेगा, यानी कि इनके पानी को पाकिस्तान कंट्रोल करेगा। इस पूरी ट्रीटी से इंडिया को इस रिवर सिस्टम का लगभग 30% पानी मिलता था और पाकिस्तान को 70%। हमेशा से ही इंडिया इस ट्रीटी को थोड़ा अनफेयर मानता आया था और ये इंसिडेंट होने के बाद में इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरह से सस्पेंशन में रख दिया और ये कहा कि हम अब अपने मनमाने तरीके से इन 6 के 6 रिवर्स का पानी जब चाहेंगे तब कंट्रोल करेंगे। इसके बाद इंडिया ने सारे के सारे पाकिस्तानी नेशनल्स जिनको इंडिया ने वीजा दिया था उनके वीजा को कैंसिल कर दिया, इंक्लूडिंग सार्क स्पेशल वीजा जो कल्चरल और स्पोर्ट्स में दिया जाता है। सभी पाकिस्तानी सिटीजन्स को यह कहा गया कि आप तुरंत प्रभाव से अपने देश वापस लौट जाएं। इससे कई सारे कंफ्यूजन्स और स्केर्मिशेस भी पैदा हो गए। कई सारी पाकिस्तानी वाइफ्स थी जिन्होंने शादी कर ली थी इंडिया में
और उनको वापस जाना पड़ा। एक प्रकरण तो सामने आया था, इसमें सीआरपीएफ का एक ऑफिसर था, उनकी वाइफ पाकिस्तानी थी और उनकी पाकिस्तानी वाइफ को वापस जाना पड़ा। ये भी कहा गया कि उन्होंने अपनी शादी की जानकारी अथॉरिटीज़ को नहीं दी थी। बाद में इसमें कुछ डाउट्स भी पैदा हुए थे। इंडिया ने पाकिस्तान एम्बेसी में जो मिलिट्री एडवाइजर्स रह रहे थे और मिलिट्री डिप्लोमेट्स रह रहे थे उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा का स्टेटस दे दिया, यानी कि अनवेलकम पर्सन का स्टेटस दे दिया और उन्हें कहा कि आप पाकिस्तान वापस लौट जाएं। इसी के साथ पाकिस्तान में जो इंडियन एम्बेसी में मिलिट्री एडवाइजर्स रह रहे थे उनको वापस बुला लिया गया। ये सारी चीजें अटैक के सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर की गई। 25 मई को एक खबर आती है उड़ती उड़ती कि इंडिया में कंसिडर वायलेटिंग सीज फायर। सीज फायर का मतलब होता है गोलीबारी को बंद रखना। दोनों देशों की तरफ से कोई भी गोलीबारी, कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं होगा। सीज फायर को वायलेट करना या सीज फायर को एंड करने का मतलब है गोलीबारी प्लान करना या मिलिट्री एक्शन प्लान करना। तो इंडिया ये कंसिडर कर सकता है कि वो कोई मिलिट्री एक्शन प्लान करे। इसके ऑपोजिट इंडिया वॉर प्रिपरेशन के लिए एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल प्लान करता है 7 मई को। देश के हर स्टेट में टोटल 244 सिटीज को सेलेक्ट किया जाता है मॉक ड्रिल कंडक्ट करने के लिए, जिसमें एक ब्लैकआउट मॉक ड्रिल प्लान की जाती है। ऐसा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बहुत कॉमन था और एक ब्लैकआउट की ट्रेनिंग दी जाती थी सिविलियंस को कि कैसे अंधेरे के अंदर रहना है। 1971 की वॉर में भी बॉर्डर एरियाज में इस तरह के ब्लैकआउट्स देखे गए थे। 6 मई को पूरा देश इस ब्लैकआउट की प्लानिंग कर रहा था। सायरन्स कैसे बजाने हैं, कैसे हर एक डिपार्टमेंट हरकत में आएगा, पुलिस का क्या रोल होगा, हॉस्पिटल्स का क्या रोल होगा, सिविलियंस का क्या रोल होगा, स्काउट्स गाइड्स का क्या रोल होगा, और सब प्लानिंग कर रहे थे कि 7 मई के ब्लैकआउट को कैसे सक्सेसफुली बिना किसी मिसहैप के एग्जीक्यूट करें। मगर 6 और 7 मई की रात को ही हो जाता है एक बहुत बड़ा कांड। मैं जब 7 मई को सुबह सुबह उठा, मैंने अपना मोबाइल खोला तो उसमें 4-5 नोटिफिकेशंस आए जिनमें यह लिखा था कि इंडिया अटैक्ड 9 टेररिस्ट बेसेस इन पाकिस्तान। रात को 1:44 पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट पे एक प्रेस रिलीज इश्यू किया था, जिसमें लिखा था कि थोड़ी देर पहले इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में कई सारे टेररिस्ट बेसिस को टारगेट किया गया है। लिखा गया था कि ऑल टुगेदर 9 टेररिस्ट बेसिस वर टारगेटेड, और यह भी लिखा गया था कि टारगेट सिर्फ टेररिस्ट बेसिस को किया गया है। हमारा कोई एस्केलेटरी नेचर नहीं है, कोई भड़काने वाली नीयत नहीं है। हमने किसी भी आर्मी या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं किया है। और बड़ी बात, इस प्रेस रिलीज में साफ साफ ये मेंशन था कि ये अटैक किया गया है पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक के रिटेलिएशन में। इंडिया ने 9 ऐसी लोकेशंस पे टारगेट किया था जहां पे टेररिस्ट के अड्डे थे, जहां टेररिस्ट रहा करते थे, ट्रेनिंग लिया करते थे, बहुत बड़े उनके कैंप्स थे, ट्रेनिंग सेंटर्स थे। और इस बार जो इंडिया ने अटैक किया वो पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक्स इंडिया ने की थी उनसे थोड़ा डिफरेंट था। वो डिफरेंट इन सेंस में था कि इस बार अटैक सिर्फ पीओके में नहीं हुआ, पाकिस्तान मेन लैंड के अंदर घुसकर कई सारे टेररिस्ट बेसिस को इंडिया ने डिस्ट्रॉय किया जो अदरवाइज इंडिया कभी सोचता नहीं करने की। बहावलपुर, मुरिद के जैसे टेररिस्ट कैंप्स काफ़ी फेमस हैं और अजमल कसाब जैसे टेररिस्ट यहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त करके आए हैं। इंडियन आर्मी के डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने कहा कि लगभग 100 टेररिस्ट इस पूरे अटैक में मारे गए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम भी शामिल थे, जैसे कि यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रौफ और मुदस्सिर अहमद, जो IC-814 प्लेन हाईजैक में और पुलवामा के अटैक में शामिल थे। न्यूज सोर्सेज के हिसाब से इंडिया ने इस अटैक में यूज किया था राफेल जेट्स का। राफेल जेट्स की स्कैल्प और हैमर मिसाइल्स का यूज करके इन टेररिस्ट बेसिस को टारगेट किया गया। स्कैल्प मिसाइल एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो लगभग 500 किलोमीटर दूर तक वार करती है, और वहीं हैमर मिसाइल एक मीडियम और शॉर्ट रेंज मिसाइल है। टारगेट्स की बॉर्डर से डिस्टेंस के हिसाब से इन मिसाइल्स को चूज किया गया होगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इंडिया ने इंडियन एयर स्पेस में रहते हुए ये अटैक एग्जीक्यूट किए, यानी कि इंडिया के राफेल जेट्स उड़े तो होंगे मगर वो कभी पाकिस्तानी एयर स्पेस में एंटर नहीं किए। इंडियन एयर स्पेस से ही उन्होंने मिसाइल अटैक्स लॉन्च किए। पाकिस्तानी मीडिया ने बाद में क्लेम किया कि इंडिया के 5 राफेल जेट्स उन्होंने गिरा दिए। इसका कोई वेरिफिकेशन, कोई पुष्टि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं की, ना ही पाकिस्तानी मिलिट्री ने इसका कोई प्रूफ हमें दिया। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ CNN पर जाकर दौड़े दौड़े इंटरव्यू देकर आए, जहां पर उनसे पूछा गया कि आप कह रहे हैं कि आपने 5 राफेल जेट्स इंडिया के गिरा दिए, इसका प्रूफ क्या है, आप प्रूफ क्या देंगे? तो उन्होंने क्या कहा ये देखिए। 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media. इसके अलावा पाकिस्तानी सोशल मीडिया में ये भी खबरें आ रही थी कि एक इंडियन एयरफोर्स के पायलट को उन्होंने कैप्चर कर लिया है, जिसको बाद में खुद पाकिस्तानी आर्मी ने नेगेट किया और कहा कि ये अफवाह है, हमारे पास में कोई भी इंडियन पायलट कैप्चर नहीं है।
ओवरऑल ऑपरेशन सिंदूर के पहले स्टेप में ये पॉसिबिलिटी है कि एक आधा राफेल जेट इंडिया का लॉस हुआ हो, मगर पाकिस्तान की 9 टेररिस्ट साइट्स डिस्ट्रॉय हो गई थी और ये कंफर्म्ड है कि इंडिया का कोई भी पायलट इस एक्सीडेंट में KIA या MIA नहीं हुआ, यानी कि किल्ड इन एक्शन या फिर मिसिंग इन एक्शन नहीं हुआ। हालांकि इस बात का ना तो कोई सॉलिड प्रूफ है, ना ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि इंडिया ने कोई राफेल जेट खोया है। अब इस इंसिडेंट के अगले दिन सुबह से ही पाकिस्तान ने आर्टिलरी फायरिंग और शेलिंग चालू कर दी LOC पर जो फायरिंग की गई है उसमें एटलीस्ट 15 लोगों की जान गई है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और लगभग 43 के आसपास लोग इंजर्ड हुए थे। और ये बात मैं सिर्फ 7 मई की कर रहा हूँ। कश्मीर का जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है और जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर सबसे ज्यादा शेलिंग की गई है और पुंछ में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। पाकिस्तान ने ये जो एस्केलेशन और एग्रेसिवनेस दिखाई, इससे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस काफी हरकत में आई। बॉर्डर एरियाज को खाली करवाया गया, बॉर्डर पे तैनाती की गई, इंडिया ने अपने मिलिट्री मूवमेंट शुरू कर दिए और जो भी बैकअप प्लानिंग उन्होंने की थी, अगर पाकिस्तान कुछ एस्केलेशन करता है, कुछ रिटेलिएट करता है तो हम क्या करेंगे, वो अगले स्टेप्स इंडिया ने लेना शुरू किए। मीनवाइल इंडिया ने 7 मई को जो अपना ब्लैकआउट ड्रिल प्लान किया था वो एज इट इज कंटिन्यू रहा। 7 मई की इवनिंग से लेकर रात तक सारे बॉर्डर टाउन्स ने इस ब्लैकआउट को पूरी तरह से फॉलो किया। जो टाइम डिसाइडेड था उस समय लाइट कटौती की गई, सारे ऑथोरिटीज़ और सिविल डिफेंस की टीम्स हरकत में आई। मगर 7 मई और 8 मई के बीच की रात को पाकिस्तान ने एक मिलिट्री एक्शन अटेम्प्ट किया हमारे ऊपर। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज, इन सारी जगहों पर ड्रोन्स और मिसाइल अटैक किए गए। मगर ये जो सारे ड्रोन और मिसाइल अटैक्स थे उनका इंडिया ने काउंटर ऑफेंसिव किया। इंडिया के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे उनका यूज करके इंडिया ने एक मिक्स ऑफ डिफेंस सिस्टम्स को यूज किया, जिसमें इंपॉर्टेंट सिस्टम्स थे S-400 जो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है, CUAS जो ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा आकाश मिसाइल सिस्टम और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम भी यूज किए गए। तो चलिए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं, हमें भी तो पता चले कि इंडिया की कैपेबिलिटीज क्या है। CUAS यानी कि काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है वो ड्रोन्स को अटैक करने के काम आता है। ये सिस्टम सॉफ्ट किल टेक्निक्स भी यूज करता है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स या फिर जैमिंग ऑफ सिग्नल्स, जिससे कि ये ड्रोन्स डिसेबल कर सकता है। इसके अलावा काइनेटिक इंटरसेप्शन जैसे हार्ड किल मेजर्स भी यूज करता है। DRDO ने एक व्हीकल माउंटेड एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है, जो भी इस प्रकरण में यूज किया गया। दूसरा और ज्यादा चर्चित सिस्टम जो ड्रोन्स और मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए यूज किया गया था वो था रशियन मेड S-400 डिफेंस सिस्टम। इसराइल की और हमास की जब लड़ाई हुई थी तब आपने आयरन डोम के बारे में सुना होगा। आयरन डोम एक ऐसा सिस्टम है जो आती हुई मिसाइल्स को डिटेक्ट कर लेता है और उनको डिस्ट्रॉय करता है। S-400 सिस्टम भी वही करता है। जो इनकमिंग मिसाइल्स हैं या इनकमिंग ड्रोन्स हैं, इनकमिंग फाइटर जेट्स हैं, उनको डिटेक्ट करना और 200-300 किलोमीटर दूर से ही इनकी तरफ फायर करके इनको आकाश में ही ब्लास्ट कर देना। इंडिया के पाकिस्तान के अगेंस्ट काउंटर ऑफेंसिव में 400-500 ड्रोन्स को एक साथ हमने हैंडल किया है, जिसमें मेजर रोल प्ले किया है इस S-400 डिफेंस सिस्टम। और इसके साथ रोल में आई थी आकाश मिसाइल्स। आकाश बैटरी एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म है जो ट्रक माउंटेड मिसाइल और लॉन्चर सिस्टम्स होते हैं। ये भी उसी तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है जो डिटेक्ट करता है आकाश में आते हुए मिसाइल्स को और ड्रोन्स को और उनके अगेंस्ट आकाश मिसाइल्स को फायर करता है। आकाश एक SAM है, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो एयर से हो रहे अटैक को, इनफैक्ट ये क्रूज मिसाइल्स को भी डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देती है। क्रूज मिसाइल्स जो काफ़ी ज़्यादा स्पीड पर चलती हैं और काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन करने की क्षमता रखती हैं। और ये सिस्टम भी डेवलप किया है DRDO ने, और आकाश मिसाइल्स का प्रोडक्शन कर रही हैं BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग AI बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यूज किया गया जिसका नाम है आकाश तीर। इसको DRDO, इसरो और BEL ने मिलकर डेवलप किया है और इसकी खास बात यह है कि ये कई सारे अलग अलग सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने का काम करता है। अलग अलग जगह से इनपुट्स लेकर, इनफैक्ट सैटेलाइट इनपुट्स लेकर ये एनालाइज करता है कि हमारी तरफ जो अटैक्स हो रहे हैं, जो प्रोजेक्टाइल्स आ रहे हैं, उनका पाथ क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उनके प्रोबेबल डेस्टिनेशंस क्या है, और अलग अलग जो अटैकिंग सिस्टम्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करके ये डिसीजन मेकिंग करता है कि कौन सा अटैक सूटेबल होगा। पूरे वर्ल्ड में बहुत कम ऐसे AI बेस्ड डिसीजन मेकिंग डिफेंस सिस्टम हैं और उनमें से एक इंडिया ने डेवलप किया जिसकी टेस्टिंग भी इस वॉर के दौरान हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन सिंदूर में। 7 और 8 मई की रात को जो पाकिस्तान ने बहुत सारे ड्रोन्स इंडिया की तरफ भेजे थे, उसके रिटेलिएशन में 8 मई की मॉर्निंग में ये रिपोर्ट आई कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान में मल्टीपल लोकेशंस पर रेडार्स को डिस्ट्रॉय किया
और लाहौर में जो इनका सबसे फेमस HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है जो चाइना का दिया हुआ है, उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। और आगे बताया गया कि ये हमने इसलिए किया क्योंकि इस्लामाबाद ने कल रात को हमारे 15 मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करने की कोशिश की थी। तो इससे ये समझ में आया कि जहां एक तरफ हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि S-400 या फिर आकाश मिसाइल सिस्टम इतने रोबस्ट हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का एक भी अटैक सक्सेसफुल नहीं होने दिया, वहीं दूसरी तरफ हमने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ही उड़ा दिया जो कि चाइना का दिया हुआ था। सोर्सेज बताते हैं कि इस HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को और पाकिस्तान के रेडार्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंडिया ने यूज किए थे कामिकाजे ड्रोन्स। कामिकाजे ड्रोन्स का मतलब होता है ऐसे सुसाइड ड्रोन्स जो अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, उसके चक्कर लगाते हैं, उसकी पहले रेकी करते हैं और उसके बाद में उसी के अंदर क्रैश लैंड हो जाते हैं। इनमें कोई बॉम्ब लगा हो सकता है या फिर कोई एम्यूनिशन हो सकता है और ये वहाँ जाकर डिस्ट्रॉय होकर फट जाते हैं और अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। कामिकाजे एक जापानीज वर्ड है। वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज फाइटर जेट्स यही किया करते थे, वो अपने टारगेट के ऊपर खुद ही क्रैश लैंड कर देते थे और वहां से ये वर्ड आया है कामिकाजे। अभी के कामिकाजे ड्रोन्स में फ़र्क इतना है कि यहाँ पर कोई ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं होता है, सारा कुछ ऑटोमेटेड होता है। हमारे इंडिया के जो कामिकाजे ड्रोन्स हैं वो इजराइल और इंडिया की एक कंपनी मिलकर बैंगलोर में बना रहे हैं। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इंडिया की मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी पिछले कुछ डेकेड्स में कितनी ज़्यादा इंप्रूव हुई है और उसका फ़ायदा हमें इस वॉर में मिला। जहां एक तरफ पहले हम फॉरेन मेड वेपन्स पर रिलाई करते थे, हमारे पास फंड्स की कमी होती थी, इस कारण हमें बेटर वेपन्स नहीं मिल पाते थे। जैसे जैसे हमने खुद की R&D, खुद की मैन्युफैक्चरिंग चालू की, वैसे वैसे हमारे डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन्स, फाइटर जेट्स सब कुछ इंप्रूव होने लगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी होने लगा है। अब इसी दिन 8 मई को, जिस दिन हमने अर्ली मॉर्निंग या नाइट में इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया था, उसी दिन तुर्की से एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट आकर पाकिस्तान में लैंड करता है। ये पब्लिकली अवेलेबल फ्लाइट लॉग से डिटेक्ट हुआ। तुर्की ने बोला कि ये एक रेगुलर फ्यूलिंग थी और रेगुलर स्टॉपेज था, मगर असली बात अंदर की ये बताई जाती है कि तुर्की ने पाकिस्तान को भर भर के ड्रोन्स इसके अंदर भेजे थे, क्योंकि उसी रात को 8 मई की रात को 300 से 400 ड्रोन्स पाकिस्तान ने इंडिया के पूरे वेस्टर्न फ्रंट पर लॉन्च किए। जम्मू श्रीनगर से लेकर गुजरात के भुज कच्छ एरिया तक हर जगह पाकिस्तान के ड्रोन्स दिखाई देने लगे, लाल लाल लाइट्स दिखाई देने लगी, जिसके रिटेलिएशन में इंडिया ने धड़ाधड़ अपने सारे डिफेंस सिस्टम्स को डिप्लॉय करके उनको डिस्ट्रॉय करने का काम किया और हर सिटी में, हर बॉर्डरिंग सिटी में ब्लैकआउट करवाया गया। वहां पर धमाकों की आवाज़ होने लगी, ऐसा लगा कि आसमान में रॉकेट फूट रहे हैं, बम फूट रहे हैं। लेटर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने ये एक्सेप्ट भी किया था कि प्राइमरी एविडेंस ये बताता है कि ये सारे तुर्किश ड्रोन्स थे। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। और ये एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है क्योंकि इंडिया और टर्की के रिलेशन में एक सिग्निफिकेंट ब्लो है। तुर्की ने सीधे सीधे इस वॉर में पाकिस्तान का ओपनली साथ दिया है। ये बात अलग है कि उनके ड्रोन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम थे, जैसे कि S-400 आकाश डिफेंस सिस्टम और बाकी सारे सिस्टम जो मैंने पहले आपको बताए थे। अब जब पाकिस्तान ने इतनी बड़ी क्वांटिटी में एक साथ इतने सारे ड्रोन्स हमारे ऊपर लॉन्च किए तो इंडिया को एक एग्रेसिव स्टेप लेना था और उन्होंने लिया भी। 9 और 10 मई को मिलाकर इंडिया ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस पर अटैक किया और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको इनकेपेबल बना दिया। आपको इस मैप में उन 11 एयर बेसिस की लोकेशन दिखाई देगी और कुछ बिफोर एंड आफ्टर फोटोज जो इंडियन मिलिट्री ने जारी किए हैं वो दिखाई देंगे। इससे प्रूव किया है, इंडियन मिलिट्री ने सबूत दिया है कि हमने इनकी एयरफोर्स को इनकेपेबल बना दिया। इनके एक भी फाइटर जेट को, इनके ड्रोन्स को उड़ने लायक नहीं छोड़ा, इनके रनवेज तबाह कर दिए, इनके हैंगर्स डिस्ट्रॉय कर दिए। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट एयर बेसेस भी शामिल थे। सरगोदा जो सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस माना जाता है, जिसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। चकलाला जो इस्लामाबाद के अंदर सिचुएटेड है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। एक एयरबेस जो पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर्स के पास में था, वहां पर भी बॉम्बिंग की गई, जिससे पाकिस्तान आर्मी सकते में आ गई। उनको अपनी एग्जिस्टेंस पर थ्रेट होने लगा और ये भी खबरें आती हैं कि अब पाकिस्तान आर्मी कंसिडर कर रही है कि वो अपने हेडक्वार्टर्स को थोड़ा दूर ले जाएं बॉर्डर से। इस ऑपरेशन में इंडिया ने जो पाकिस्तान के एयर बेसिस पर अटैक किया, उसमें यह कहा जा रहा है कि इंडिया ने फाइटर जेट्स का भी यूज किया है और इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल का भी यूज किया, क्योंकि बीकानेर के पास में ब्रह्मोस मिसाइल का एक मिसाइल बूस्टर मिला है
जो एनरूट जब ब्रह्मोस मिसाइल होती है तब उसमें से डिटैच हो जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल एक बहुत ही वर्सेटाइल और वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल है जो इंडिया ने रशिया के कोलैबोरेशन के साथ में डेवलप की है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होती है। इस मिसाइल के कई वर्जन्स हैं। ये मिसाइल लैंड से आप फायर कर सकते हैं, एयर से यानी फाइटर जेट्स के थ्रू फायर कर सकते हैं, इनफैक्ट सी में शिप्स के थ्रू भी आप फायर कर सकते हैं। हर जगह से ये हर जगह फायर की जा सकती है। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है जो 3,500 किलोमीटर पर आवर से भी तेज चलने की क्षमता रखती है और इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है। 800 किलोमीटर दूर भी किसी टारगेट को ये डिस्ट्रॉय कर सकती है, यानी कि आप बहुत दूर इंडिया में बैठकर पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकते हैं। पाकिस्तान जो इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, ब्रह्मोस हमारे लिए बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान को टैकल करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का शायद ही कोई कोना होगा जहां पर हम ब्रह्मोस से अटैक नहीं कर सकते। और ब्रह्मोस मिसाइल की ये हाई स्पीड और एफिशिएंसी का ही कमाल था कि पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो भी इसको टारगेट करने में, आइडेंटिफाई करने में, एलिमिनेट करने में असफल रहे। और इसका नतीजा ये हुआ कि 10 मई आते आते पाकिस्तान का पूरा एयरफोर्स क्रिपल हो गया। उनके पास अटैक करने की क्षमता ही नहीं बची थी 10 मई के आफ्टरनून तक। 10 मई को 3:30 बजे इंडिया के डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के पास में पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आता है और ये कहा जाता है कि हम सीज फायर करने के लिए एग्री हैं। दोनों डीजीएमओस के बीच में बातचीत होती है जिसमें सीज फायर पर एक समझौता हो जाता है और ये कहा जाता है कि आज शाम के 5 बजे से यानी कि 10 मई को शाम 5 बजे से दोनों नेशंस सीज फायर पर आ जाएंगे और एक दूसरे पर गोलीबारी हमला रोक देंगे। साथ ही ये बात भी कही जाती है कि 12 मई को एक डिटेल्ड मीटिंग फिर से होगी डीजीएमओस के बीच में, जिसमें इस वॉर को एंड करने की मोडालिटीज़ की और आगे हमें क्या स्टेप्स लेने हैं उसकी बातचीत की जाएगी। इंडिया ने हालांकि इस सीज फायर पर एग्री किया, मगर कई सारी शर्तों के साथ। उनकी शर्तें ये थी कि हम कोई भी अदर स्टेप, जो डिप्लोमेटिक स्टेप्स हमने लिए थे, उनको हम वापस नहीं लेंगे। हमारा ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू रहेगा। हमने जो पाकिस्तानियों के वीज़ा कैंसिल किए हैं, हमने जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, हमने जो आपके एम्बेसडर्स को वापस भेजा है, हम वो सब स्टेप्स को वापस नहीं लेंगे। और इसके साथ ही एक और बोल्ड स्टेटमेंट दिया गया कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म फ्रॉम नाउ विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो ये हो गया, 5 बज गए, सब तरफ से गोलीबारी रुक गई। मगर उसी रात को 8 बजे पाकिस्तान ने फिर से अपने वादे से मुकरकर सीज फायर का वायलेशन किया और हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स श्रीनगर में, जम्मू में, राजस्थान, पंजाब, वेस्टर्न फ्रंट पे देखे गए। ऑफ कोर्स इंडियन मिलिट्री उसके लिए प्रिपेयर्ड थी पहले से और उन्होंने अपने फिर से एयर डिफेंस सिस्टम्स को यूज करके इन ड्रोन्स को सक्सेसफुल नहीं होने दिया। यहाँ पर एक बड़ी बात यह थी कि जब ये सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ, इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस खोल दिया पैसेंजर एयरलाइंस के लिए। पाकिस्तान भर में पैसेंजर फ्लाइट्स इंडिया के बॉर्डर के बहुत करीब उड़ने लगी। इनफैक्ट लाहौर से कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी टेक ऑफ की। ये बहुत ही रिस्की सिचुएशन थी क्योंकि इंडिया का कोई भी एक मिस जजमेंट ऐसा हो सकता था जिससे इनके पैसेंजर फ्लाइट टारगेट हो जाती और कोई पैसेंजर फ्लाइट अगर इंडिया की तरफ से डाउन हो जाती तो वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक होता। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का बहुत नाम खराब होता, बहुत रिलेशंस खराब होते। और पाकिस्तान ने इंडिया को इस रिस्क में डालने के लिए खुद के सिविलियंस की जान जोखिम में डाल दी। वो ये बात अच्छे से जानते थे कि एक तरफ हमने सिविलियन एयरलाइंस चालू कर दी हैं, दूसरी तरफ हम ड्रोन्स का अटैक कर रहे हैं और इंडिया रिटेलिएट करेगा। और वो चाहते थे कि इंडिया रिटेलिएट करे और कोई गलती करे ताकि हमारे पैसेंजर एयरलाइंस कोई गिर जाए। अब इस सीज फायर में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि इस सीज फायर का सबसे पहला अनाउंसमेंट ना इंडिया की तरफ से आया था ना पाकिस्तान की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके ये बताया कि इंडिया और पाकिस्तान सीज फायर के लिए एग्री हो गए हैं। उनका ट्वीट ये इंप्लाई कर रहा था कि इस पूरे सीज फायर का नेगोशिएशन उनके कारण हुआ है और सारा क्रेडिट वो खुद लेने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पाकिस्तान के पीएम ने, पाकिस्तान के कई सारे ऑफिशियल्स ने डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद दिया है ये सीज फायर को नेगोशिएट करवाने के लिए, मगर इंडिया की तरफ से इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। इनफैक्ट कई जगह तो ये भी बोला गया है कि यूएसए का इस सीज फायर में कोई रोल नहीं था। 10 मई को सीज फायर के बाद में जो छुटपुट ड्रोन्स की घटनाएं हुई, उसके बाद ये 2 दिन काफ़ी शांतिपूर्ण निकले। 12 मई को शाम को 5 बजे फिर से डीजीएमओ लेवल टॉक्स हुई जिसके अंदर मोडालिटीज़ डिस्कस की गई कि अपनी आर्मी को कैसे हमें धीरे धीरे रिट्रैक्ट करना है, आगे हमें क्या स्टेप्स लेने हैं इस सीज फायर को कंटिन्यू रखने के लिए। मगर इसके बाद में 12 मई की रात को 8 बजे इस वॉर के बाद में मोदी जी का पहला राष्ट्र को संबोधन आता है। इस संबोधन में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कही। उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के साथ में हमारी पॉलिसी अब यही रहने वाली है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और जब जब टेररिस्ट अटैक इंडिया में अगर कभी होता है
तो हम रिटेलिएट करेंगे और पाकिस्तान में या कहीं भी कोई टेररिस्ट बेस जो होगा जहां से ये अटैक ओरिजिनेट हुआ है, हम उस पर अटैक करेंगे, फिर चाहे वो टेररिस्ट बेस पीओके में हो या फिर पाकिस्तान में। उन्होंने ये कहा कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया विल रिटेलिएट अकॉर्डिंगली। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से गया है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान जब टेररिज्म को बढ़ावा देता था तो वो ये सोचता था कि इंडिया चाहकर भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि हमने पास्ट में कोई एक्सट्रीम स्टेप्स लिए नहीं, हमने सिर्फ डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने ये कभी नहीं सोचा था कि एक टेररिस्ट अटैक के कारण इंडिया इतने एग्रेसिवली टेररिस्ट बेसिस पर अटैक कर देगा। 2016 और 19 में हमने जो अटैक्स किए थे वो पीओके के अंदर किए थे, और पाकिस्तान में जो इंपॉर्टेंट टेररिस्ट बेसिस हैं, जो सेंटर्स हैं, वो पीओके में नहीं है, वो इनकी मेन लैंड में लोकेटेड है। और पहली बार जब हमने इनके मेन लैंड में अटैक किया तो पाकिस्तान थोड़ा बैकफुट पर है, और हो सकता है कि फ्यूचर में कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी प्लान करने से पहले पाकिस्तान एक बार ज़रूर सोचेगा। अब कुछ लोग जब ये कहते हैं कि हम जब अच्छे से जीत रहे थे, हमने पाकिस्तान को क्रिपल कर दिया था, तो हमने सीज फायर क्यों की, हमने वॉर क्यों रोकी, हम चले जाते पाकिस्तान से पूरी तरह से ऑल आउट वॉर करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सीज फायर का फैसला लिया गया वो एकदम सही और एकदम बैलेंस्ड डिसीजन था। आज के वर्ल्ड में जब वेपनरी इतनी एडवांस्ड हो गई है, किसी भी वॉर को शुरू करना तो बहुत आसान होता है, मगर उसको ख़त्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। हमारे पास दो बड़े एग्जाम्पल हैं, एक रशिया यूक्रेन का, दूसरा इसराइल हमास का। ये वॉर जब शुरू हुई थी तो ये कहा जाता था कि 15-20 दिन में वॉर को समेट देंगे, मगर सालों बीत चुके हैं और इनकी वॉर ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान भी अकेला नहीं है। पाकिस्तान के बहुत सारे एलाइज हैं जो उसको कंटिन्यूसली वेपन सप्लाई कर सकते हैं, उसको जेट सप्लाई कर सकते हैं, एम्यूनिशन सप्लाई कर सकते हैं। और इंडिया कब तक रिटेलिएट करेगा? हम लोग फाइट को लिंगर ऑन करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। हो सकता है हम जीतते जाएं, हम पाकिस्तान को क्रिपल कर दें, पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउनफॉल में चली जाए, मगर वॉर से हमारा भी इक्वली नुकसान होगा। और दूसरी तरफ हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि डे 1 से हमारा ये स्टैंस था कि हमें पाकिस्तान के मिलिट्री आउटफिट्स पर अटैक करने का कोई शौक नहीं है। हमने ये अटैक सिर्फ रिटेलिएशन में की। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद था सिर्फ टेररिस्ट आउटफिट्स को अटैक करके डिस्ट्रॉय करना, ना कि पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस को डिस्ट्रॉय करना। ये एक कोलैटरल डैमेज था जो पाकिस्तान के रिटेलिएशन के कारण हमें करना पड़ा। उनको मैसेज मिल गया, समझ आ गया, ये हमारे लिए काफ़ी है। अब वो भी खुश रहें, हम भी खुश रहें, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है और रहना भी चाहिए अनटिल एंड अनलेस कोई हमें प्रोवोक करे। तो ये थी ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी। अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड रिलेटिव किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ज़रूर कहिए कि वो मेरी मास्टर क्लास को अटेंड करें। पिंड कमेंट में मैंने लिंक दिया है रजिस्ट्रेशन का। पाकिस्तान पर आप मेरी बाकी वीडियोस यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मैं चलता हूँ अगली वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।